हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज के इस वीडियो में एक बहुत कॉमन क्वेरी आपकी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी डिस्कस होने वाली हैं। नोट्स कैसे बनाओ ये तो मेथोडोलॉजी में बताऊंगा ही, लेकिन नोट्स बनाने के इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो उसके पहले कुछ एक बेसिक चीज जो है, कुछ बेसिक डिस्कशन जो है, जो बहुत जरूरी है, इस वीडियो का पार्ट है, वो कर लेना जरूरी रहेगा। वो ये है कि देखो, आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो पढ़ाई का मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है। क्यों? वीडियो हम एकेडमिक पर्पस से कर रहे हैं और नोट्स को भी थोड़ा सा मैं एकेडमिक पर्पस से ही आपको बता रहा हूं, लेकिन आप पढ़ते बहुत कुछ है। डाइवर्स कैटेगरी का लिटरेचर आप पढ़ते हो, जिसमें बहुत सारा लिटरेचर आपकी जो एकेडमिक्स बुक है इनसे रिलेटेड होगा। बहुत सारा लिटरेचर ऐसा भी होगा जो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए पढ़ते हो, या आपकी हॉबी है कोई एक पर्टिकुलर डोमेन की बुक्स पढ़ लेना, या आपका इंटरेस्ट है कहीं कुछ। तो जब आप कुछ बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में नॉर्मली आता है कि मैं इसको सिर्फ पढ़ूं ही नहीं, मैं इसको इम्बाइब करूं, मैं इसको डाइजेस्ट करूं, इसको मैं अपने पर्सनालिटी में कोशिश करूं प्रैक्टिस करने की। ये आता है? डेफिनेटली आता होगा। एकेडमिक बुक्स के साथ शायद ये नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ इस तरह की बड़ी किताबें पढ़ते होंगे, अच्छी किताबें पढ़ते होंगे, तो आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि कुछ एक आध क्वालिटीज ऐसी मेरे अंदर भी होती तो शायद मैं दुनिया बदल देता या बदल देती। ठीक है। तो जब आप ऐसे बुक्स पढ़ते हो या आप एकेडमिक बुक्स पढ़ते हो, इन दोनों कंडीशन में उसको रिटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारी मेमोरी जो है वो इतनी आज के डेट में इतनी शार्प नहीं है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर हर समय रिटेन करके रखे। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है नोट्स की। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक मूवी देख के आओ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप एक मूवी देख के आओ 3 घंटे की, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है। अब वो ऑडियो विजुअल सारे इफेक्ट्स के साथ मूवी बनाई गई है। जब आप मूवी देख के आते हो तो उस पर्टिकुलर डे पे आपको मूवी के सारे सीन्स जो है वो काफ़ी फ्रेश रहते हैं आपके दिमाग में, गाने की लिरिक्स आपके दिमाग में फ्रेश रहती है। लेकिन आप देखते हो कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो थोड़ा सा फेड होने लगता है, वो विजन्स, वो सीन्स ब्लर होने लगते हैं। अगर आप 15 दिन की बात करो तो 15 दिन बाद शायद आपको गाने का जो अंतरा और मुखड़ा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो वो चीज़ शायद पूरी याद नहीं रहेगी। फिर 1 महीने की बात करूं मैं तो 1 महीने बाद अंतरा मुखड़ा सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ गाना हुआ था। यस, इवन इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग मूवी भी जो है वो हमें कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद भूल जाती है। थोड़ा थोड़ा याद रहेगा कि हाँ कुछ इस तरीके से देखा था कभी, है ना, ये मूवी, इसका नाम हमने देखा था। तो जब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें भूल सकती हैं तो एकेडमिक्स बुक्स तो हम शायद पढ़ना भी नहीं चाहते हैं है ना। हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, हमें मार्कशीट्स चाहिए, और ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उससे गुजरना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो फिर जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो है आपके लिए ज़रूरी, तो फिर नोट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसे कंडीशन में। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। देखो, कोई चीज करनी है अगर या नहीं करनी है, इसके लिए पहले क्लैरिटी जरूरी होती है कि वो काम हमें करना है कि नहीं करना है। और उसके लिए सबसे पहला जो चीज है वो है कि आप पूछो खुद से क्यों करना है। अगर आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव कुछ रिप्लाई आते हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं आपके दिमाग से, तो क्लियर है कि वो करना है, उससे बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है, तो करना है। और आपने जबरदस्ती एडवांटेज के बाद भी कहा कि नहीं करना है, तो इसका मतलब आप जानबूझ के अपना लॉस कराना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वो यही कि काम क्यों करना है, यानी व्हाई वी शुड मेक नोट्स। ठीक है, वॉट एवर वी आर रीडिंग और लिसनिंग, डेफिनेटली दो ही तरीके से हम जो नॉलेज है उसको रिसीव करते हैं, उसके बारे में भी अभी बात हो जाएगी थोड़ी सी। तो हम क्यों करें नोट्स, क्यों प्रिपेयर करें नोट्स, क्यों बनाएं, इसके ऊपर हम क्यों काम करें। तो देखो, नोट्स बनाना, जैसा मैंने कहा कि अभी आप डाइवर्स कैटेगरी का लिटरेचर पढ़ते हो, मैं यहां पर दोनों अप्रोच लेके चल रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप एकेडमिक्स बुक तो पढ़ते ही हैं, या जो नहीं पढ़ते वो लोग भी आप बहुत सारी नॉन एकेडमिक बुक पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग एकेडमिक्स की बुक डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉन एकेडमिक के साथ साथ पढ़ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए पढ़ते हैं, और डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। तो जब आप किसी भी पर्पस के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो मैंने जैसे अभी कहा कि आपका पर्पस ये होना चाहिए कि वो चीज़ आपके बहुत गहराई तक जाए मेमोरी में, और इतनी गहराई तक जाए कि कुछ अच्छी चीज़ें उसमें से आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करो। ये कुछ ऐसा ही है कि आप खाना खाते चले जाएं,
लेकिन अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं दिख रहा है, आपकी बॉडी हेल्दी कंडीशन में नहीं है, तो कोई भी देख के कह देगा कि खाना नहीं खाता भाई साहब क्या ठीक है, कहाँ जाता है खाना, लगता नहीं है क्या। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ही आपने पढ़ा, और अगर वो कहीं भी, चाहे वो एग्जाम के पेपर में यानी आपकी कॉपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को। नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, वो यही मानेगा कि आप उस तरह के नॉलेज से अभी आपका पाला पड़ा नहीं है। शायद आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी चूंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए यही लगेगा कि आपको नॉलेज नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि खाना बेस्ट तरीके से हमारे बॉडी में क्या हो, डाइजेस्ट हो, वो हमारे लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, नरिश करे हमारे बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही हम जो कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, उस पढ़ाई को हमें सिंथेसाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उसको प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं किया, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं किया, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर एक जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे आपको, अगर आप अच्छा लिटरेचर कुछ पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको सीखा नहीं, सिंथेसाइज नहीं किया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज होती है कि सिंथेसाइजिंग। ठीक है, सिंथेसाइजिंग का मतलब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, टू डाइजेस्ट, उसको डाइजेस्ट करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से, और कोशिश ये करनी है कि हम उसको कुछ इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह में, यहां पर आपको नोट्स बनाने के लिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, जस्टिफिकेशंस दे रहा हूं, ठीक है, क्यों बनाओ, क्योंकि आप जो कुछ पढ़ रहे हो ना, वो आपको सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा उसको। क्लियर। लॉन्ग टर्म, आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि ठीक है पेपर पास कर लेना है इस पर्टिकुलर ईयर का, उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस दिन पेपर होगा उसके पहले जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो तुम बुक का चैप्टर नहीं पढ़ोगे भाई, और अगर बुक का चैप्टर पढ़ोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और फिर वो छोटे छोटे कुछ कंसाइज नोट्स, मतलब मार्केट में इस तरीके से आ जाते हैं, है ना, गाइड वगैरह, कीज वगैरह कुछ, उनसे थोड़ा सा भला नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो तुम्हें अगर लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है, लॉन्ग टर्म गोल क्यों, अभी 11th-12th के बाद हर किसी को अच्छा कॉलेज चाहिए, कोई भी खराब कॉलेज में नहीं जाना चाहता। जब अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ेगा, और उसके लिए आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी उस चैप्टर की, वो जब एसेस होगी वहां पे टेस्ट में, तो समझ में आ जाएगा फिर, है ना, आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। तो आप अगर बेहतर नोट्स बनाएंगे तो ये सिर्फ अभी बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आगे जाके भी काम आने वाली। या आप नॉन एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो आप कभी डिबेट डिस्कशंस में जब बैठेंगे, या चार जगह पर जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ पढ़ा है, उसके बेसिस पर आंसर दोगे तो आपकी बात में वजन होगा। तो हर तरीके से ये चीज आपके काम आने वाली। तो आप सिंथेसाइज कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो का मतलब आपने जो पढ़ा और आपने उसकी नोट्स बनाई हैं बेहतर तरीके से अगर, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद करने में, याद रखने में हेल्पफुल होगा। देन कनेक्टिंग एंड रिव्यूइंग साथ साथ, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी नोट्स बनाते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत इजी होता है कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने तरीके से जब उसको किसी भी जगह पर लिखा हुआ है, तो जब आप पढ़ने के लिए शुरुआत करोगे तो पूरे चैप्टर का एक फ्लो जो होगा, कॉन्सेप्ट्स का जो फ्लो होगा, वो आपके दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ होगा। यानी आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये इवेंट दूसरे इवेंट से इस तरह से रिलेटेड है, या एक जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से इस तरीके से रिलेटेड है। चाहे वो ह्यूमैनिटीज की बात हो, चाहे वो साइंस, किसी भी जगह पे आप देखोगे तो आपको ये कनेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बनती है नोट से आपके, या उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने में। तो समझोगे, नोट्स बना लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट जब आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम पेपर में, इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू टू कनेक्ट द करेक्ट आंसर, टू फ्रेम द करेक्ट आंसर विद इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में बहुत आसान आ जाएगी, आसानी से ये फ्रेम बन जाएगा कि इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करके इससे लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। एंड देन रिव्यू, इट विल हेल्प यू टू एसेस योर ओन प्रोग्रेस। ठीक है, जो पढ़ा है उसके बारे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और प्लस आप देखोगे कि कितना आसानी से बहुत कम समय में आप जब इसको रिवाइज वगैरह करते हो तो बहुत आपकी हेल्प कर रहा है। तो कनेक्ट और रिव्यू, ठीक है, यानी रिव्यू करने का मतलब है कि आपकी खुद की लर्निंग्स को रिव्यू करने में हेल्प करेगा कि आप कितने कम समय में बहुत आसानी से उसी चीज को फिर से रिवाइज कर ले रहे हो। अब आपको पूरा चैप्टर वापस से नहीं पढ़ना पड़ रहा है। इनफैक्ट अब आप अगर चैप्टर भी पढ़ना चाह रहे हो तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जा रहा है, क्योंकि आपने उसको ब्रेक कर लिया है। चलो, तो ये तो क्यों हो गया। अब
नॉलेज जब आप रिसीव करते हैं तो दो ही मोड में नॉर्मली रिसीव करते हैं। आजकल दो ही तरीके हैं बेसिकली, ये बहुत पुराने तरीके हैं, कन्वेंशनल तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम दो ही तरीके से सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है उसको रिसीव करते हैं, एक तो सुनकर और दूसरा पढ़कर। तो पढ़ने के दौरान जब आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए पढ़ना और सुनना दोनों ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के दौरान किस तरह से पढ़ें, अभी देखो मेथड्स में बात करता हूँ। अभी मैं बहुत सारी ऐसी मेथड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने उसको कोशिश इतनी करी, बहुत कंसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में रख दूं ताकि तुम्हारे काम आ जाए और तुम बहुत अच्छे से इसको समझ भी जाओ और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो इसके पहले दो छोटी चीज़ें समझ लो कि हम मेथड में जाएं पहले नोट्स बनाने की। दो छोटी चीज़ें कि हमें पढ़ना है तो पढ़ने के दौरान किस तरीके से पढ़ना है, और सुनना है तो सुनने के दौरान किस तरीके से उसको सुनना है, या सुनने के दौरान किस तरीके से नोट्स बनाने में इंडल्ज होना है, या फिर पढ़ने के दौरान किस तरीके से हम अपनी नोट्स को बनाएं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने और लिखने के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव रीडिंग, वो आपने सुना होगा एक लाइन कि रीड बिटवीन द लाइन, रीडिंग बिटवीन द लाइन, यानी जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमसे ऑथर या बुक जो कुछ भी कहना चाह रहा होता है उसका अगर हम मर्म समझ गए, उसका हम एसेंस समझ गए, तो फिर काम बन गया हमारा। टीचर नॉर्मली आपकी यही हेल्प करते हैं, वो आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको उसका एसेंस समझा देते हैं। तो एक बार तो आपने सुन लिया टीचर से, लेकिन मान लो अब आप दोबारा पढ़ने बैठे हो, तो अगर आपने बहुत अच्छे से वहाँ सुना था तो ठीक है, नहीं सुना था, थोड़ा बहुत भी सुना था तो वो दिमाग में भी होगा, आपने दोबारा रीडिंग करने के लिए उसको चैप्टर को उठा लिया है, या नहीं सुना है कुछ भी, पहली बार वो चैप्टर रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी अपनी तरफ से कुछ इनपुट दो। इफेक्टिव रीडिंग करो मीन्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर उसको, उन सेंटेंसेस के मीनिंग को, उनके एसेंस को समझने की कोशिश करो कि व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एसेंस द ऑथर ऑफ द बुक इज ट्राइंग टू कन्वे, क्या वो आपको कन्वे करना चाह रहा है, किस तरीके का मीनिंग। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है रीड। रीड का मतलब है ना, रीड पे आप यहां पर है ना पावर्स चढ़ा दो कि ये एक बार की बात नहीं है, आपको यहां पर रीड टू द पावर 3, ठीक है। 2 बार 3 बार रीड करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 बार आपको रीड करना चाहिए। आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसको 2 बार रीड करना चाहिए। आपके लिए एकेडमिकली वो इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नॉन एकेडमिक बुक भी है तो भी आप 2 बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 से 3 बार आप पढ़िए। एकेडमिक बुक है तो उसको आप 3 बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा बार पढ़ सको तो और अच्छा है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है उसको। यहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि कोई भी मौका ना छोड़ना उस बुक को समझने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस याद करना है कि सर ने कहा है 4 बार पढ़ना है, इसका मतलब मुझे एक पैराग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है। तो रॉट लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्रैमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर समझने की बात कर रहा हूँ। यू शुड नॉट लेफ्ट एनी चांस टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और द लाइन। आप कोई मौका मत छोड़ो उसको। हो सकता है पहली बार आपने पढ़ा हो तो कहीं पर आपने स्किमिंग कर दी हो, जल्दी से चले गए हो आप, नहीं तो दोबारा पढ़ लें ताकि शायद वो लाइन जो हमें अच्छे से नहीं समझ में आई थी। होता है ना ऐसा कई बार कि आप चलते हुए किसी को देखते हैं, आपको लगता है कि अरे देखा है कहीं, तो फिर मुड़ के देखते हैं आप उसको, इस बार अच्छे से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चेहरा पहचाना हुआ है कि नहीं है। तो होता है पहली बार में शायद हमसे कुछ छूट गया हो, हम दूसरी बार पढ़ेंगे। दूसरी बार में भी शायद हमसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हम तीसरी बार पढ़ेंगे। तो 3 बार में माइट भी वो 100% कवर हो ही जाएगी, ठीक है। रीड एंड देन ट्राई टू रिकॉल। सो व्हेन यू आर रीडिंग, ट्राई टू रीड इट इफेक्टिवली। सो फॉर द इफेक्टिव रीडिंग यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। कई बार रीड करना है एंड देन यू हैव टू रिकॉल इट। अब पढ़ लिया, वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद कोशिश करो, अच्छा ये पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्टम्पलेट कर लिया 2-4 मिनट, तो आपके भीतर से कुछ ना कुछ ऐसा, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग उसके लिए डेवलप करी है तो ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ मैं उसको इस तरीके से रिलेट कर दूं। आपने रिकॉल किया, अब आप उसको अपने वर्ड्स पे, रिकॉल करने के बाद आप अपने वर्ड्स पे उसको लिखने की कोशिश करो। यू ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है, लिखने की कोशिश करो उसको। यहां से नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। कैसे बनाना है उसकी एक मेथोडोलॉजी अभी मैं दूंगा जस्ट एक स्लाइड के बाद, ठीक है। अब आप यहां से नोट्स बनाने की प्रक्रिया अपनी शुरू कर सकते हैं एंड देन ट्राई टू रिव्यू कि मैंने पूरा कवर कर लिया है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं जब चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं या कर रही हूं तो क्या सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो रहे हैं, या क्या इस पूरे चैप्टर का कोर मुझे पता चल गया है, क्या टाइम सेविंग है मेरे लिए। डेफिनेटली आपका आंसर यस में होगा,
ठीक है, अगर आपने ये 2 प्रोसेस बहुत अच्छे से फॉलो करी हैं तो यहां पर कभी भी आपका आंसर नो में नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। देन इफेक्टिव लिसनिंग। सो व्हेन आई एम सेइंग इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब होता है इसका? सुनते तो हम हैं, सभी लोग हैं, पर क्या हम ध्यान से सुन रहे होते हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने वो हिस्ट्री में वैदिक पीरियड अगर पढ़ा है तो वेदास के बारे में सुना है ना। वेदास बहुत बाद में लिखे गए, उसके पहले ऐसा माना जाता था कि डिसिप्लिक सक्सेशन थी, यानी गुरु शिष्य परंपरा थी। तो इस डिसिप्लिक सक्सेशन में क्या होता था, गुरु यूज टू इम्पार्ट दैट नॉलेज ओरली, बोल के उस नॉलेज को अपने शिष्य को देता था। सो दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा होता था, इसमें दोनों का फोकस इतने हाई लेवल पर होता था कि जो चीज़ वहाँ पर बोली गई है वो चीज़ बहुत उतने ही फोकस के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिसीव की गई और फिर उसको रिकॉल किया जाता था बार बार, ठीक है, रिपीट किया जाता था और वो मेमोरी में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी। तो आपको बहुत इफेक्टिवली सुनना है। हम है ना, मान लो अब यहाँ पर सिर्फ लेक्चर की बात नहीं हो रही, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो सकता है आप किसी बड़े सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हो जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, जो कि आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अटेंड किया है। कोई भी बड़ा सेमिनार हो सकता है, या फिर कहीं पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो वन टाइम है और आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं सुना फिजिकली तो आप वहां प्रेजेंट है, बट मेंटली यू आर एब्सेंट, मेंटली यू आर रोमिंग समवेयर एल्स। मानसिक रूप से आप कहीं और घूम रहे हैं, आपके विचार, आपके दिमाग में कोई और छाया हुआ है ना, उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि खाना खाया होगा या नहीं खाई होगी, या खाई होगी या खाया होगा, जो भी। तो इस तरीके के अगर आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप उस एसेंस को पूरी तरीके से रिसीव कर पाओ। क्लियर? सो इफेक्टिव लिसनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर प्रभावी तरीके से आपको सुनना है, मीन्स यू हैव टू बी not only physically, you have to be mentally, आपको वहां पे प्रेजेंट होना होगा। मानसिक रूप से भी आपको उतना ही उपस्थित होना होगा जितना आपका शरीर। तो सुनने के दौरान क्या करोगे? सबसे पहली चीज, जब आपको मैंने पहली ही चीज कह दिया कि सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली प्रेजेंट होना है, इसका मतलब योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बी वेरी 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 हाई। आपकी एकाग्रता का जो स्तर है वो चरम पर होना चाहिए, यानी कि आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम बढ़िया होना चाहिए। कि उस समय ये नहीं कि चैट बॉक्स का ऑप्शन है और हम दुनिया भर की चैट कर रहे हैं, सारी प्लानिंग हमने वहीं कर ली अपनी, ठीक है, उसके बाद कोई समय नहीं मिलने वाला। उस समय पढ़ लो, वो 1 घंटे में प्लानिंग नहीं भी करोगे तो तुम्हारी प्लानिंग से कौन सा 5 ईयर प्लान सरकार के बिगड़ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो कॉन्सेंट्रेट करो उस समय जब आप सुन रहे हो। एंड देन देयर आर सर्टेन की कॉन्सेप्ट्स। उस स्पीकर के द्वारा या टीचर के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की जाएंगी जिनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उस चैप्टर के कुछ बहुत मेन पॉइंट्स होंगे। तुरंत वो उधर बोल रहे हैं, इधर आपने कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है अपने पास, आपके पास कुछ नोटबुक है, उनको आप रख लो आपके पास। हालांकि रिकॉर्डिंग्स जैसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं अकेडमी में, ठीक है, जिनको आप मल्टीपल टाइम पे देख सकते हो, लेकिन क्यों बार बार देखना? अच्छी बात है, बार बार देखो उसको और रिकॉल करो, लेकिन अगर आपने उसको नोट्स के तौर पे बना लिया तो आप सोचो अपना कितना और बेहतर तरीके से टाइम बचा सकते हो। तो आप यहां पर इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट करना शुरू कर दो। आपने जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, हो सकता है वो कुछ किसी की कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, किसी बड़े बेस्ट एग्जाम्पल से, किसी फनी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आप वही एग्जाम्पल ही नोट कर लो ना और उसको फिर रिलेट करो बाद में, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज़ रिकॉल करने में हेल्प हो जाएगी। मेन पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लो। देन sometime the teacher will explain difficult concept or he will use some unfamiliar term to explain that particular difficult concept। हो सकता है वो आपको कोई कठिन चीज समझा रहे होंगे और कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे होंगे, कुछ ऐसे टर्म्स का प्रयोग कर रहे होंगे जो अभी आपने सुना नहीं होगा, जिसके बारे में आप उतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। ट्राई टू नोट दैट अनफैमिलियर टर्म। यस, अनफैमिलियर टर्म्स को भी आपको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी ना कभी ये भी काम आ सकते हैं। पढ़ो इस तरीके से जैसे आपको भी कल पढ़ाना ही है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मान के चलो कि फिर कहीं कोई लूप होल बचेगा ही नहीं। ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो ये है तरीके जब आप सुन रहे हो। समझ में आ गया? सुनने के दौरान अब मैं आपसे एग्जैक्टली मेथड्स शेयर करता हूं नोट्स बनाने की। देखो, नोट्स बनाने की बहुत सारी मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स आर देयर, लेकिन अब मुझे लगा कि अगर मैं सारी मेथड्स तुमसे शेयर करने बैठूंगा तब तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा और शायद फिर इंटरेस्ट भी तुम्हारा खत्म हो जाए। लेकिन
अगर उसी को कंसाइज कर दिया जाए और तुम्हारे लिए रिलेवेंट टाइप का क्या है वो बता दिया जाए तो माइट बी हेल्पफुल होगा। तो मैंने कुछ रिलेवेंट चीज़ें जो है वो इंक्लूड करी हुई हैं। सो मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग में मैंने 3 मेथड्स यहाँ पे इंक्लूड करी हैं जो तुम्हारे लिए सच में रिलेवेंट है, ठीक है। सबसे पहली है कॉर्नेल मेथड, दूसरी है माइंड मैपिंग और तीसरी है फ्लो नोट्स मेथड। एक एक करके शॉर्ट में इनको मैं तुम्हें समझा देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला आता है कॉर्नेल मेथड। अब कॉर्नेल मेथड में होता क्या है, देखो आपके पास एक पेपर है, सामने आपके स्क्रीन में एक पेपर दिख रहा है। इस पेपर में आप देख रहे हो कि कुछ मार्जिन्स छोड़ी गई हैं साइड में और बॉटम में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जो साइड है, एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो पेपर का, इस पर्टिकुलर पेपर में उस जगह पे लिखा गया है। तो आपको करना क्या है, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, 2-3 पेजेस ले लीजिए। 2-3 पेजेस, 4 पेजेस वुड बी मोर देन एनफ। 2-3 पेजेस में ही हो जाएगा आपका। और आपको इसी तरीके से करना है। आपको क्या करना है, एक सर्टेन मार्जिन जो है लगभग 2.5 इंचेस का इस तरह से छोड़ देना है। फिर इस तरीके से इधर नीचे भी बॉटम में छोड़ देना है। और दोनों तरफ आपने ये जो बॉटम छोड़ दिया है, मतलब छोड़ दिया साइड में, और बॉटम जो आपने ब्लैंक कर दिया है, और एक बड़ा हिस्सा आपने रख लिया लिखने के लिए। इधर आप चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स हैं इनको लिख लो। और इन टॉपिक्स से रिलेटेड फिर क्या है, कुछ बुलेट पॉइंट्स जो पर्टिकुलर टीचर ने आपको बताए हैं वो आप इधर मेंशन करते चलो, ठीक है। जिस दिन पढ़ाया गया, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिस क्लास में, उस वो भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं मेंशन करो, चलेगा। अब आप यहाँ पर आपने पर्टिकुलर टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो है वो रख लिए। टॉपिक के साथ साथ पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उस एरिया से, वो आपने लिख लिया। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने क्या सबसे कोर आइडिया पढ़ा वो आपने लिख लिया। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी वोकैब यूज हुई है इसमें, ठीक है, वो आपने लिख लिया। समझे में आ रही है ना बात। यानी उस चैप्टर के आइडियाज क्या है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का या टॉपिक का, वो आपने लिख लिया। इनफैक्ट आप चाहो तो पूरे चैप्टर को भी एक पेज में लिख सकते हो। अगर आपसे बने तो आप पूरे चैप्टर को एक पेज में कैसे लिखोगे, आपने छोटे छोटे टॉपिक्स लिख लिए, चलो टॉपिक के साथ साथ पीछे वाले पन्ने पे फिर आप इसी तरह वो करोगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उस टॉपिक का आइडिया क्या था, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स या वोकैब यूज हुए हैं, वो आपने कर लिए। इसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको बुलेट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, छोटा सा कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है, वो आपने बना लिया इधर, ठीक है। कुछ कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा, वो सेंटेंस आपने लिख दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इधर लिख लोगे। ये कॉर्नेल मेथड कहलाती है। ये पूरे आपका नोट्स बन गए। आपका मन है अगर डायग्राम के थ्रू बनाने का, डायग्राम बना लो छोटा सा। आपका मन है सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का, जैसा आपका मन हो वो आप कर लो। और नीचे आपको क्या करना है, एक समरी लिख लेनी है। पूरे चैप्टर की लिख सकते हो, या आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सुनी थी, समझी थी, कोई एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया अलग से, उस एग्जाम्पल को यहाँ पर मेंशन कर लो। जो कुछ एक्सेस में है, जो कुछ एक्स्ट्रा आपने उस चैप्टर के बारे में समझा, वो आप नीचे समराइज फॉर्म में लिख लो। या पूरे चैप्टर की आपको समरी लिखनी है कि चैप्टर किसके बारे में है बेसिकली, तो फ्यू वर्ड्स में आप लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द कॉर्नेल मेथड। सेकेंड थिंग इज माइंड मैपिंग। अब मैंने जानबूझ के इमेज यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए नहीं की क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा बताना था आपको डायग्रामेटिक तरीके से। अब माइंड मैपिंग सबसे इजी मेथड होती है और कॉमन मेथड है, आपने सुन रखा है। अब कोई चैप्टर है, आपको उस चैप्टर को जब पढ़ना है तो उस चैप्टर को आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। आपने टॉपिक्स में ब्रेक कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक्स में वो चैप्टर ऑलरेडी ब्रेक है, आपने उन टॉपिक्स को मेंशन कर लिया। तो पहले आप चैप्टर, और आपने एक छोटा सा कहो तो अगर एक बॉक्स ऐसे बना लो इसके ऊपर, और उसमें चैप्टर की कुछ हाइलाइट्स लिख लो। फिर टॉपिक्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ा, वहां पर अगर आप चाहो तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा करके बुलेट पॉइंट्स में वो टॉपिक लिखना है। नहीं अगर लिखना है, उस टॉपिक में सब टॉपिक्स हैं, तो फिर आप नीचे और बॉक्सेस बनाओ और उस सब टॉपिक को मेंशन करो। इन सब टॉपिक के सामने बुलेट पॉइंट्स में इस तरीके से आपने जो पढ़ा है उनको लिख लो, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के साथ इसी तरीके से करो, उनके सब टॉपिक्स हैं, और फिर इन सब टॉपिक्स के जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, तो जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं, या मतलब कहने का जो भी उसमें से आप पढ़ रहे हो सब टॉपिक के अंदर या टॉपिक के अंदर, उनको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में वहां पर छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखने की कोशिश करो। यकीन मानो कि जिस दिन तुम्हारा पेपर या जिस भी तुम्हें रिवीजन करने बैठना है, तो जब तुम रिवाइज करने बैठोगे,
ये इतनी आसानी से पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में एकदम बहुत तेजी से फ्लो हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा कि सारी चीजें तुम्हारी रिफ्रेश हो जाएंगी, सारी कहानी तुम्हारी रिफ्रेश हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि हर एक कंफ्यूजन को क्लियर कर लो आप इसमें। ऐसा नहीं कि आप बनाने बैठे आपने सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब पढ़ने बैठो तो 2 से 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ने से ये चीज क्लियर होगी। जब ये बना रहे होगे ना तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं तुम्हारी। हर एक चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करो। हर एक चीज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा लाइन लिखो उसको, आपने उसको किसी एक वर्ड के फॉर्म में, किसी इमेज के फॉर्म में, किसी डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर लिया ना वहां पे, या कुछ ऐसा कार्टून ही बना लिया आपने। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको याद करके कैसे रखना है। अगली जो मेथड है वो इसी के ऊपर है। देखो चलो उसी पे चले जाते हैं। माइंड मैप का मतलब सिंपली है कि आप चैप्टर, टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स या लर्निंग, इनके लिए बॉक्सेस बनाते चलो और छोटे छोटे फॉन्ट्स के फॉर्म में उसको वहां लिखते चलो। 2 पन्ने में आपकी पूरी नोट्स जो है वो प्रिपेयर होगी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेथड जो है वो है फ्लो नोट्स मेथड। फ्लो नोट्स मेथड जो मैं अभी बोल रहा था, ये आपके लिए और कारगर हो सकती है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और अगर आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाह रहे हो ना, तो मैं तो कहूंगा कि आप फ्लो नोट्स मेथड का इस्तेमाल करो। इसमें क्या क्या करना होता है, आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। 3 प्रोसेस में बेसिकली ये 2 प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो उसके साथ एसोसिएटेड है। सिंप्लीफाइंग, व्हाट डज इट मीन्स व्हेन आई एम सेइंग सिंप्लीफाइंग? आपने जो भी चैप्टर पढ़ रखा है, आपको याद है आपकी अभी 11 12 को अगर आप छोड़ दो तो आपकी 9 10 की जो बुक्स होती थी, खासकर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, आपकी जो 9 10 और इसके पहले की जो बुक्स होती थी, और इनफैक्ट आपकी जो लोअर क्लासेस की बुक्स होती थी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल क्लास की जो बुक्स होती थी, इनमें जब भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर शुरू होता था तो वो कुछ स्टोरी के साथ शुरू होता था। ठीक है, कोई स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, एक ही पैराग्राफ में होगी वो छोटी सी स्टोरी, 4 5 लाइन में हो सकती है वो स्टोरी कि ए पर्सन अपने ग्रैंड मदर के यहाँ, पैटर्नल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर के यहाँ घूमने के लिए जा रहा है या जा रही है, रास्ते में उसको ये दिखता है, वो अपने फादर से इस तरह से पूछता है, पूछती, ऐसी छोटी सी ये स्टोरी। तो स्टोरी हो सकता है, कार्टून कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इन कार्टून कैरेक्टर्स के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा होता है। ठीक है, 2 पर्सन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बबल्स में वो बात जो कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो व्हेन यू स्टार्ट अ पर्टिकुलर चैप्टर, ट्राई टू ब्रेक इट इन फॉर्म ऑफ वेरी सिंपल स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करो। ये स्टोरी तुम्हारे बारे में हो सकती है, तुम्हारे घर से रिलेटेड हो सकती है, अपने घर के कैरेक्टर्स को, अपने घर के जो लोग हैं उन्हीं के नाम से कैरेक्टर्स बना के इस्तेमाल कर लो, उन्हीं को स्टोरी में इंक्लूड कर लो। तो सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब है चैप्टर को शुरुआत में आपने पढ़ लिया, रीड किया, 2 बार 3 बार रीड किया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि उसकी शुरुआत करने के लिए आपने एक बहुत इजी तरीके से एक छोटी सी स्टोरी बना दी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी बना दी, या आप कार्टून कैरेक्टर्स के माध्यम से आपने क्या कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया डिस्कशन को। तो ये आपका एक फ्लो क्रिएट हो गया, यहां से आपका फ्लो क्रिएट हो गया। यू हैव सिंप्लीफाइड दैट थिंग। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बस एक बार समझ में आ गया और आपने फिर उसको एक इजी स्टोरी में ब्रेक कर लिया। वो स्टोरी आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए इंप्लीमेंट हो जाने वाली है, प्रॉमिस। सेकेंड थिंग, अब आपको इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इनको भी याद करना है। देन ट्राई टू विजुअलाइज, आप कुछ इमेजेस बनाओ। यहां पे फिर कहूंगा मैं, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बनाओ, या फिर आप कुछ ऐसे कोड इस्तेमाल करो। ठीक है, कोड का मतलब होता है ना कि जैसे हमने कुछ एक एब्रीविएशंस बना लिए, या फिर हमने कुछ हमारा कोई तकिया कलाम है, या फिर हम 2 3 दोस्त हैं ऐसे जो कोई एक कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक शब्द ऐसा है जो आपके दिमाग में है, जिस शब्द का इस्तेमाल करके या कुछ लेटर्स का इस्तेमाल करके आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। तो ऐसे कुछ कोड्स बना लो अपने लिए। ये तुम्हारी, देखो ये इंटायरली तुम्हारी पर्सनल प्रोसेस है। मैं हर किसी के लिए यहां पर कॉमन कोड्स नहीं बता सकता। मैं बनाता था तो मैं अपने लिए बनाता था, वैसे ही यहां पर तुम्हें अपने लिए बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि मैं ये एक ओवरऑल अप्रोच के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। फिर विजुअलाइजेशन में इमेजेस, छोटे छोटे पिक्चर्स के फॉर्म में आपने उसको बना लिया वहां पे। ठीक है, सिंबल्स आपने यूज कर लिए, कुछ सिंबल्स ऐसे फनी सिंबल्स, आपने कुछ फनी वर्ड्स लिख लिए आपने। आपको सिंपली कोशिश ये करना है कि जैसे ही आप उसको देखो तो आपको वो विजुअलाइज हो जाए चीज कि अच्छा यहां पर मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, या यहां से इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। एंड देन you will see that everything is possible. You will be able to connect everything when you simplify and you
विल ट्राई टू ब्रेक इट इन टर्म्स ऑफ विजुअल थिंग्स, कुछ ऐसे विजुअल चीज़ों का प्रयोग करके आप उसको ब्रेक कर रहे हो, तब आप देखोगे कि बहुत आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कनेक्ट हो पा रहे हैं और आप उनको याद कर पा रहे हो। तो ये फ्लो नोट्स मेथड है, ठीक है। चलो, अब इनमें से कोई भी मेथड आप यूज करो, डजंट मैटर, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको सिर्फ बता दिया। इसी को, यही जो सिंप्लीफाइंग मेथड है ना, इसी को फेनमैन टेक्निक भी कहते हैं, ध्यान रखना। फेनमैन टेक्निक, देयर इज अ पर्सन हु डिवाइज दिस मेथड ऑफ मेकिंग नोट्स, तो उन्हीं के ऊपर इसको फेनमैन टेक्निक भी कहते हैं। चलो, तो कॉमन टिप्स है का मतलब है कुछ कॉमन एडवाइजेस हैं। आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करो, आपका मन है कॉर्नेल मेथड में नोट्स बनाने का, आपका मन है माइंड मैपिंग करने का, आपका मन है फ्लो नोट्स मेथड बनाने का, कोई भी मेथड हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सल टिप्स हैं, एडवाइजेस हैं नोट्स बनाने के लिए कि आप अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स आपको मिल रही हैं कहीं से, अच्छी चीज है, लेकिन कई बार उनको भी आपको समझने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। इसलिए आपको नोट्स कहीं से मिल रही है, वो भी ले लो और फिर नोट्स बना लो, अपने शब्दों में नोट्स बनाओ। मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। जो मन आए वो लिखो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत पॉलिश लैंग्वेज लिखो, लेकिन ध्यान रखना वो लैंग्वेज तुम्हारी आदत नहीं बन जाए, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम्हें समझने के लिए लिखा हुआ है। तो तुम किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी शब्द का, किसी भी तरह के सेंटेंस को फ्रेम करके, जरूरी नहीं हो बहुत ही एक्यूरेट सेंटेंस हो, जरूरी नहीं बहुत पॉलिश वर्ड्स हो, वहां पे बहुत अच्छे वर्ड्स हो, लिटरेचर वाले वर्ड्स हो, किसी भी तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके, बहुत कॉमन लैंग्वेज में स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके यूज करना चाहो तो स्लैंग वर्ड के कुछ भी इस्तेमाल करके आप अपनी नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स आपकी अपनी रहेगी तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। मगर ध्यान रखना किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं लग जाए इस तरीके की, जब आप ऐसे संवेदनशील शब्दों का प्रयोग करके, सेंसिटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नोट्स बना रहे हो, तो खासकर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हाथ ना लगे, नहीं कहेंगे कि क्या पढ़ता है या पढ़ती है। स्ट्रक्चर योर नोट्स विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे तो चैप्टर को टॉपिक, सब टॉपिक्स, हेडिंग, सब हेडिंग में ब्रेक करेंगे ही, कॉमन चीज है। देन कोड योर नोट्स, जैसे मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ ऐसे कोड्स बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो इट वुड बी वेरी 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 इजी फॉर यू। देन सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करिए, कुछ एब्रीविएशंस बनाइए जो फनी हो आपके लिए, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, कोई भी ऐसी चीज़ है वहाँ पर आप सिंबल्स और एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करिए, ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो आप, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो आप, लॉ पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग नोट्स बनाते समय बहुत ध्यान रखना है। डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट मैपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंड मैप से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब इसीलिए मैंने कुछ कॉमन एडवाइजेस दे दी हैं आपको, क्योंकि ये कॉमन एडवाइजेस वो हैं जो आप किसी भी तरीके की नोट्स बनाओ या आपका अपना तरीका हो नोट्स बनाने का, लेकिन अगर आप ये एडवाइजेस इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये कुछ एडवाइजेस थी नोट्स बनाने से रिलेटेड। हम बहुत कुछ अभी प्लान कर रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्दी वो आपके यहाँ जो है सामने रिवील हो जाने वाला है, ठीक है। और वो सब कुछ कहाँ होता है, हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो सारा प्लस क्लासेस में ही होता है। ऑब्वियसली प्लस क्लासेस के बेनिफिट्स आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन करना हो, प्लस क्लासेस में वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। टीचर का आपसे क्वेश्चन पूछना हो या आपका टीचर से क्वेश्चन पूछना हो, दोनों के लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। आपको पूछना है तो क्वेश्चन टैब अवेलेबल है, टीचर को पूछना होगा तो पोल का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, रिप्लाई दिए हैं, रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो आपके नाम रिफ्लेक्ट होंगे वहां पे, है ना। प्राउड फील करने का भी ऑप्शन है आपके पास। और सबसे अच्छी चीज की स्कॉलरशिप अटेम्प्ट करना, आप अपनी पढ़ाई को चाहो फंड करना, है ना, प्राउड फील कराना थोड़ा सा पेरेंट्स को, और तो वो ऑप्शन है आपके पास, ठीक। और ये सारे ऑप्शंस आपको इस्तेमाल करने हैं या भविष्य में कोई और चीज़ जो भी इस्तेमाल करनी है आपको, ठीक है। तो मतलब जब भी आप इनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कोड का जरूर इस्तेमाल करा करें। ये कोड बिल्कुल आप दिमाग में एक बार बना लो, ऐसा इमेज लिख लो, ऐसा माथे पे भी लिख सकते हो चाहे, ठीक है, ताकि दूसरा कोई याद दिलाता रहे। सो जस्ट मजाक के लिए कहा मैंने ये, ठीक है, ऑन द फनी नोट। तो ये कोड INDRA, इस कोड को आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप जो भी बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। तो इस तरीके से ये मैंने छोटी सी कोशिश करी आपको ये समझाने की। वीडियो को ज़्यादा समझाता तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने कोशिश करी थोड़ा सा इजी और बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस ना करके आपको
मीनिंग बता दूं उसकी। तो ये नोट्स बनाने के कुछ तरीके हैं, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ठीक है, तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू सो मच।